हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, स्पीडी जीके के सौर मंडल, भारत एक परिचय और जनगणना 2011, इन तीनों टॉपिक के वन लाइनर के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, सारे प्रश्न को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इन सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, भारत के परिचय से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के परिचय का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो अगर आप लोग भारत की स्थिति देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अगर जैसे मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है और ये ग्लोब को अगर बांटा जाए तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो विषुवत रेखा है इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। और यहाँ से अगर देशांतर देखें तो यह पूर्वी देशांतर और यह पश्चिमी देशांतर हो जाता है। ये देशांतर हो गया और ये भूमध्य रेखा हो गया। तो अगर आप स्थिति देखेंगे तो भारत की स्थिति जो है लगभग यहाँ है। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, अगर गोलार्ध देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है, मतलब पूरब की तरफ है। यहाँ देशांतर की तरफ से देखेंगे तो पूर्वी देशांतर में, क्योंकि अगर यहाँ देशांतर रेखा जैसे जाती है तो ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर हो जाता है। और जैसे ये भूमध्य रेखा काटता है तो ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो इसका जो स्थिति है भारत का यहाँ पे है, तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय है। तो याद रखिएगा, भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें संपूर्ण विश्व का, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें से भारत का जो क्षेत्रफल वह कितना परसेंट है। तो परसेंट में पूछ रहा है, तो पूरे विश्व का 2.42% जो क्षेत्रफल है वह भारत का है। कितना है? 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। भारत की राजधानी आप लोग जानते हैं नई दिल्ली। और यह नई दिल्ली राजधानी कब बनी भारत की? तो 1912 में बनी है। कब बनी है दोस्तों? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वह है हिंदी। कौन है? हिंदी सबसे ज़्यादा यहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की कौन है। सब भारत का हम बात करें दोस्तों तो आप लोग ये आसानी से समझ जाइएगा। तो सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की गोंड है। कौन है? गोंड है। और यह गोंड जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान क्या है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का स्थान विश्व में किस स्थान पे है। तो 7वें स्थान पे। कितने स्थान पे दोस्तों? 7वें स्थान पे है। इसका एक ट्रिक भी होता है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो उसका देख लेते हैं हम लोग। इसका ट्रिक होता है रुक चीन अब आ भारत। क्या है दोस्तों? अब आ भारत, ये इसका ट्रिक होता है। तो देख सकते हैं, रू से रूस, क से कनाडा, रुक, ची से चीन, चीन हो गया पूरा, रुक चीन अब आ भारत। तो अ से ऑस्ट्रेलिया, ब से ब्राज़ील और अ से अफ्रीका और उसके बाद भ से भारत। तो यही जो है इसका क्रम है। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, रुक चीन अब आ भारत। तो भारत का स्थान कैमा दोस्तों? 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें कि विश्व में कैमा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चाइना है और दूसरा स्थान पे अगर देखेंगे हम लोग, दूसरा स्थान पे भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट जनसंख्या जो है निवास करता है। तो अभी हम लोग देखें कि पूरे विश्व के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो इसका स्थान था 7वां था। और कितना क्षेत्रफल था? 2.42%। कितना था? 2.42% था पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। लेकिन यहाँ जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, तो विश्व जनसंख्या का भारत में जो निवास करती है 17.5%। कितना? 17.5% जनसंख्या जो है पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे हम लोग तो अक्षांशीय विस्तार इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है पूरा। अगर आप भारत के नक्शा देखेंगे, यहाँ से अगर आप ऊपर वाले क्षेत्र को देखेंगे कि अगर मान लेते हैं ये ऊपर वाला क्षेत्र है और यहाँ अगर आप नीचे वाले क्षेत्र को देख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसे हम लोग अक्षांशीय लंबाई बोलते हैं। और अक्षांशीय लंबाई कुल कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 37 डिग्री
6 मिनट तक है। तो इसे याद रखिएगा। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार आप देख सकते हैं पूछा गया है। तो देशांतरीय विस्तार जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, यानी कि भारत को अगर देखेंगे तो इस तरह से, और यहाँ देखेंगे अगर तो उत्तर से दक्षिण से इसका विस्तार पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण अगर इसका विस्तार देखेंगे तो इसका है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम यानी कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में अगर देखेंगे भारत का विस्तार तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। तो भारत के जो सबसे पूर्वी बिंदु है जो इधर पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं कि पूरब इधर है, देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो पूर्वी बिंदु इधर होगा। तो पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों वह बलांगू है। कौन है? बलांगू में है और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? बलांगू है और यह कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें इधर का, तो इधर पश्चिमी बिंदु जो है वह सर क्रीक है। कौन है? सर क्रीक में है और गुजरात में है। गुजरात के कच्छ में पाया जाता है यह बिंदु सर क्रीक। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है दोस्तों? सर क्रीक है और यह गुजरात में है। अब पूर्वी हम लोग देख लिए अरुणाचल प्रदेश में है, बलांगू जिसका नाम है। उसी प्रकार सबसे उत्तरी बिंदु ऊपर में अगर बात करें तो ऊपर में जम्मू कश्मीर है, आप लोग जानते होंगे। तो जम्मू कश्मीर में इसका जो है उत्तरी बिंदु है सबसे, जिसका नाम है उत्तरी कौल। क्या है? इंदिरा कौल है, सॉरी इंदिरा कौल का नाम, इंदिरा कौल नाम है जो दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु का। उसी प्रकार से अगर सबसे दक्षिण में देखेंगे हम लोग तो नीचे क्या है? सबसे तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। उससे भी अगर नीचे चले जाएंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे नीचे में सबसे साइड में देखते होंगे आप लोग, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और उसी में स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पिग्मेलियन पॉइंट। दोनों याद रख सकते हैं आप, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है। तो यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूरी है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूछ रहा कि दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा जहाँ से भारत में गुजरती है उसकी अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु जहाँ स्थित है तो यहाँ से इसकी बीच की जो दूरी है वह कितनी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ दक्षिणी बिंदु नीचे से गुजरता है, भूमध्य रेखा नीचे से गुजरता है और यहाँ दक्षिणी बिंदु और इसके बीच की दूरी की अगर देखेंगे तो 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर दोनों के बीच की लगभग दूरी है। दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत आप लोग जानते हैं इसे ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों जो कि तीनों तरफ पानी से और एक तरफ सिर्फ स्थल से, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह कौन है? तो यह कन्याकुमारी में है। कहाँ है दोस्तों? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और उसका नाम है केप कमोरिन। क्या है? केप कमोरिन जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन है? यानी कि मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि का बात करें जो ये भारत का मुख्य भूमि है उसकी बात करें तो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? केप कमोरिन। क्या है दोस्तों? केप कमोरिन है और वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो द्वीपों की कुल संख्या 247 है। कितना है? 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में। कितना? 43 अरब सागर में द्वीप है और 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है दोस्तों कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर आप भारत की स्थिति इस प्रकार से देखते होंगे तो इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है और इधर बंगाल की खाड़ी। क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है और इसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में है और इधर लक्षद्वीप समूह। तो इस लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कितना है? 36 है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है। तो भारत के अगर स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब स्थल सीमा कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो अगर आप लोग भारत की स्थिति देखेंगे, अगर मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है और ये स्थिति देखेंगे तो इधर वाला इस तरह का जो भी टाइप का जो आकार बना हुआ है भारत का, इधर चारों तरफ तीनों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो हो गया स्थलीय सीमा नहीं है, ये हो गया समुद्री सीमा। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो स्थल से सिर्फ घिरा हुआ है, जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। तो इधर जो यहाँ तक गुजरात के क्षेत्रों से जो शुरू होकर के यहाँ तक जो आता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक लगभग, तो इधर जो कुल स्थलीय क्षेत्र की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। उसी प्रकार तटीय भाग की कुल लंबाई पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ जो समुद्र से सटा हुआ है, जो तट से सटा हुआ है, उसकी कुल लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। कितना? 7516.5 किलोमीटर है। और
स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो दोनों याद रखिएगा, स्थल वाले यानी सूखा भाग के 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग से 7516 किलोमीटर। उसी प्रकार मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 6100 किलोमीटर है। अब ये मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई क्या हो गया? तो ये सिर्फ बोल रहा है मुख्य भूमि, मतलब जो कि ये भारत के नक्शा में मुख्य भूमि में आता है, सिर्फ उसका बात कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा था तटीय भाग की अगर कुल लंबाई बोल रहा था 7516.6 किलोमीटर, तो इसमें द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो तट है बना हुआ, इसका भी लंबाई ले रहा था। साथ ही में इधर लक्षद्वीप में जो तट बना हुआ है उसका भी लंबाई लेकर के टोटल 7516.5 किलोमीटर होता है। लेकिन मुख्य भूमि का अगर पूछे तो सिर्फ भारत में जो तटीय भाग है उसका लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। तो दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन घुरा सकता है कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछ रहा है या फिर तटीय भाग की सिर्फ पूछ रहा है। तो दोनों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के यह गुजरती है। और इसका ट्रिक होता है दोस्तों मऊ छऊ आ। क्या होता है? मऊ छऊ आ। तो कहाँ कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ इतना से गुजरता है यह जो है 82.5 डिग्री। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 5.5 घंटा का। कितना? 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 29 नहीं, अब 28 रह गया। कितना रह गया? 28 हो गया है। और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 7 नहीं बल्कि अब 8 हो गया। तो ये अपडेट हो गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को छूता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से जो लगे राज्य हैं उनकी कुल संख्या 9 है। कितने हैं? 9 राज्य जो है दोस्तों वह समुद्र तट से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय को छूने वाले जो आप देखते होंगे यहाँ इस क्षेत्र में, अगर आप इस तरह से देखते होंगे भारत का नक्शा, तो यहाँ से इधर वाला जो क्षेत्र है इधर पूरा हिमालय फैला हुआ है यहाँ तक। तो हिमालय से जो टच करने वाले कुल राज्य हैं वह कुल 10 हैं। कितने? 10 राज्य जो है हिमालय से टच करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 समुद्री मील है। कितना है दोस्तों? 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील के बराबर एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कौन है? कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। क्या होता है दोस्तों? मित्र पर गमछा झाड़, यही इसका ट्रिक होता है। यह झाड़ जो भी कर सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं इसमें से मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मिजोरम हो जाएगा एक, और छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झ से झारखंड हो जाएगा। तो यही 8 राज्य जो है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है वह गोवा है। कौन है? गोवा है। नेक्स्ट है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा वन जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कौन से? कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित, सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होता है। कहाँ? मासिन राम जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेघालय में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। कहाँ होती है? लेह, जो कि कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। और अरावली जो है यह भारत का ही सबसे प्राचीन पर्वत नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जो कि बलित पर्वत है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है वह अरुणाचल प्रदेश है, आप लोग जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। क्या दोस्तों? नेफा है। तो यह भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नेफा है। तो इसे भी आप याद रखिए। और यही भारत का सबसे
पूर्वी भाग है। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया भारत के परिचय को। अब हम भारत के जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में सबसे पहले भारत की जनगणना की शुरुआत हुई और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो देश में अगर नियमित जनगणना की बात करेंगे तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और उसके बाद हमारा स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना हुआ वो 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। किसे? 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना का लघु विभाजन वर्ष किसे माना जाता है। तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है 1951 को माना जाता है। किसे? 1951 को। और दीर्घ अगर बोलेंगे सबसे बड़ा तो 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना की अवधि कितना होता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, तब 10 साल के बाद यानी कि 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 में जो है जनगणना फिर से होगी। तो 2011 में हुआ था, 10 साल के बाद 2021 में फिर से होगा। तो याद रखिएगा जनगणना फिर से चेंज होने वाला है। तो अभी जितना एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर जो है आने वाला समय में इसका जो डाटा चेंज हो जाएगा तो फिर हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है। तो 2011 की जनगणना का क्रम, देश की अगर बात करें तो 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो 7वीं जनगणना है। यानी अगर आज़ादी से पहले जो जनगणना शुरू हो गई थी वहाँ से अगर मिला करके बात करें तो यह 2011 की जो जनगणना है यह 15वीं जनगणना है। और अगर भारत की स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो यह 7वीं जनगणना है। दोनों याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न इसमें 29 पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे इसमें, और इसका जो आदर्श वाक्य था वह था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, जनगणना का शुभंकर क्या था। तो जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। क्या थी दोस्तों? प्रगणक शिक्षिका जो थी जनगणना का शुभंकर था। नेक्स्ट है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन बने थे। तो प्रथम जनगणना कमिश्नर बने थे डब्ल्यू प्लॉडेन। कौन बने थे दोस्तों? डब्ल्यू प्लॉडेन जो थे वह प्रथम जनगणना कमिश्नर बने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बने थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त बने थे R.A. गोपाला स्वामी। कौन बने थे? R.A. गोपाला स्वामी बने थे। 1949 से 53 तक रहे थे। यह कब तक रहे थे? 49 से 53 तक। नेक्स्ट है, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये शैलेश जो थे वो चेंज हो गए होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। नेक्स्ट है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना की अगर बात करें तो 1931 में हुई थी। कब? 1931 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या कितना है। तो 121.08 करोड़। कितना है? 121.08 करोड़ है कुल जनसंख्या भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार। जितना भी डाटा है दोस्तों 2011 के जनगणना का है, तो इसे आप याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आपको करंट डाटा नहीं पूछे जाएंगे, ये 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे, तो इसे याद रखिएगा। 2011 में कुल जनसंख्या थी 121.08 करोड़। नेक्स्ट है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है। तो 17.5%। यह भी बता चुके हैं आप लोग को। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या कुल है 62.32 करोड़। कितना है दोस्तों? 62.32 करोड़ कुल पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़। कितना है? 58.75 करोड़ है। तो पुरुष जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 51.47% है। कितना? 51.47%। और महिला जो है 48.53% है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। क्या है? 17.7% है। और वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% है। कितना है? 1.64%। नेक्स्ट है,
कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो 73% कुल साक्षरता दर है, कितना 73%। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% है, कितना 80.9%। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 64.6% है, कितना 64.6%। ये सभी डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है लिंगानुपात की अगर बात करें तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है भारत में। तो भारत की लिंगानुपात क्या है, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ पाई जाता है। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात क्या है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो पैदा हुआ वहाँ से लेकर के 6 वर्ष के अगर बच्चा की बात करें तो 919 क्या है दोस्तों, 919 लड़कियाँ प्रति 1000 पुरुष है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्ति यहाँ निवास करता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो केरल का है, कहाँ का, केरल में जो दोस्तों 1084 महिलाएं पाई जाती है प्रति 1000 पुरुष पर। तो याद रखिएगा कितना 1084 महिलाएं पाई जाती है, याद रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है जहां मात्र 879 महिलाएं पाई जाती है, कितना 879 महिलाएं पाई जाती है प्रति 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो पुडुचेरी में है, कहाँ पांडिचेरी में है। और न्यूनतम तो दमन व दीप में है, कहाँ दमन और द्वीप में न्यूनतम है। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, कहाँ का, बिहार का, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, कितना व्यक्ति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं बिहार में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। नेक्स्ट है और वहीं अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का तो वह है अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, कितने व्यक्ति 17 व्यक्ति। नेक्स्ट है सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का है, कहाँ का दोस्तों, दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो। नेक्स्ट है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अंडमान निकोबार का है, किसका, अंडमान निकोबार का है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है, कितना है दोस्तों 19.98 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास आबादी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सिक्किम का है, कहाँ का, सिक्किम का, जहाँ 6.11 लाख, कितना 6.11 लाख मात्र है व्यक्ति रहता है। और उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में, कहाँ, सबसे कम लक्षद्वीप में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में। और राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है। तो देख लिए हम लोग। नेक्स्ट है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वह है नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसी राज्य थी जहां जनसंख्या घट गई थी। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है भारत में केरल का है, कितना, किसका है, केरल का, जो लगभग 94% व्यक्ति वहाँ साक्षर हैं, कितने 94% व्यक्ति। न्यूनतम साक्षरता की अगर बात करें तो वह बिहार का है, न्यूनतम साक्षरता 61.8%, कितना 61.8%। ये सभी डाटा जो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ का है, तो बिहार का ही है, 51.5%, कितना 51.5%। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर है केंद्र शासित प्रदेश में वह है लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षर है। और अगर सबसे कम साक्षर की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो वह है दादर व नागर हवेली। कौन है, दादर व नगर हवेली जो है सबसे कम शिक्षित है। नेक्स्ट है अधिक जनसंख्या जिला किस जिला में है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या हुआ थाने जिला में, किस जिला में, थाने जिला में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो वह है दिबांग घाटी। कौन है, दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जिला जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, कहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ लगभग 75 जिला है, कितना 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया जनगणना के बारे में। अब आइए जान लेते हैं हम लोग सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता थे कोपरनिकस। कौन थे दोस्तों, कोपरनिकस ने ही सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है, कितनी 8 है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर थे। कौन थे, केपलर ने ही ग्रहों के गति को नियम को दिया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है,
तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति जो दोस्तों सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? बुध है, जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो आप लोग जानते होंगे बुध है। और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वह वरुण है। कौन है? वरुण है, जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी है और पृथ्वी से भी सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की अगर बात करेगा तो शुक्र हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें कि सूर्य के सबसे निकट कौन है तो बुध है, अभी आप लोग को बताए। लेकिन अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह शुक्र है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था? तो पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला पहला व्यक्ति था इराटोस्थनीज। कौन था दोस्तों? इराटोस्थनीज ने सबसे पहले त्रिज्या मापा था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र और मंगल। कौन कौन है? शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, आप लोग जानते हैं, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का अगर बात करेगा तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। कौन है दोस्तों? सूर्य है, जिससे हमें रोशनी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, सब कुछ। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। लेकिन पूछ रहा है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र है, इसे याद रखिएगा। बहुत से लड़का यहाँ पे बुध मार के चलाते हैं, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन सबसे निकट होते हुए भी यह सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म कौन है? शुक्र है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण जो है सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो पहले बृहस्पति था, अब जो है शनि हो गया है। कौन हो गया है? शनि हो गया है, तो इसे याद नहीं रखिएगा, बृहस्पति गलत है। अब शनि जो है, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र जो है दोस्तों बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। नेक्स्ट है, लाल तथा हरा ग्रह कौन है? तो लाल तथा हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीला तथा नीला ग्रह कौन है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, इसे आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, जिसे हम लोग यूरेनस बोलते हैं। और सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह भी अरुण ही है। कौन है दोस्तों? अरुण ही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। कौन है? शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उपग्रह पूछ रहा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा उपग्रह कौन है दोस्तों? तो डिमोस। डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है, फोबोस एवं डिमोस, ये जो है उपग्रह यह किस ग्रह का? तो यह मंगल ग्रह का उपग्रह है, तो याद रखिएगा किस ग्रह का? मंगल ग्रह का यह उपग्रह है। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? टाइटन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बलय यानी कि छल्ला या युक्त ग्रह कौन सा है? बलय युक्त या छल्ला युक्त ग्रह कौन है? तो वह शनि है, जिसमें 7 बलय है। कितना बलय है दोस्तों? 7 बलय इस तरह से घेरे हुए शनि ग्रह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शनि के रिंग्स की खोज किसने की? तो शनि का जो छल्ला बना हुआ है, बलय बना हुआ है, रिंग्स जो बना हुआ है, इसका खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जो घूर्णन करता है वह बुध करता है, और सबसे धीमी गति से जो घूर्णन करता है वह शुक्र करता है। कौन? शुक्र जो है सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है और बुध सबसे तेज गति से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के ठीक विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूरता है, जबकि ये सब जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है, तो याद रखिएगा ठीक विपरीत शुक्र और अरुण लगाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, जिसे हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 4.2 वर्ष। कितना? 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लगता है पृथ्वी तक, 4.2 वर्ष का 4.2 वर्ष का समय लगता है पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15
मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य के केंद्र का तापमान। वहीं अगर सूर्य के सतह का बात करें तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की बाह्यतम परत को कोरोना या क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का संघटक क्या है? यानी कि सूर्य किससे मिलकर के बना हुआ है? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो क्रमशः 8 मिनट 3 सेकंड। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, और चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड। कितना? 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। किसके बीच में? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरेस। क्या है? सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो लगभग 27 दिन 8 घंटा में। कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटा में लगभग चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 365 दिन 6 घंटा का समय लेता है। कितना? 365 दिन 6 घंटा का। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है दोस्तों यह चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने तीनों टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये तीनों टॉपिक का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बताएं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।